हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग केबीएस के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे कि केबीएस में किस तरह से प्रश्नों को आ रहे हैं, किस किस तरह से प्रश्न जा रहे हैं। आप ये चीज़ें पुराने और नए जो भी आप अंशाल में देख रहे होंगे उसमें ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो आज आपके सिलेबस के एक और टॉपिक का नाम है कक्षा का वातावरण। भाई बच्चों को पढ़ाने के लिए कक्षा का वातावरण होना कैसा चाहिए, कितना अच्छा होना चाहिए, कितना बेहतर से बेहतर होना चाहिए, जिससे बालक अच्छे से अच्छा सीख सके, बालक अच्छे से अच्छा जान सके। तो उसके लिए सबसे पहले हमको यही करना होगा ना कि कक्षा का वातावरण, यानी कक्षा का वातावरण हमको शैक्षिकता के साथ निर्माण करना है, यानी शैक्षिक वातावरण का हमको निर्माण करना होगा। जब हमारा शैक्षिक वातावरण का निर्माण हो जाएगा तो बच्चे में ऑटोमेटिक अधिगम की दर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। उसके लिए हमको कुछ बिंदुओं पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम उन बिंदुओं पे ध्यान दे देंगे तो हमारे कक्षा का वातावरण जो होगा ना बहुत बेहतर से बेहतर ढंग से हो जाएगा। अब कक्षा का वातावरण में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अनुशासन से संबंधित समस्या आती है, समय को लेकर समस्या आती है, भाषा संबंधी समस्या लेके आती है, शोर संबंधी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे शैक्षिक वातावरण में बनने का जो बाधा भी आती हैं और सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। जैसे हम इस समय शैक्षिक वातावरण के माध्यम से आपसे जुड़े हैं तो सुविधा क्या प्रदान कर रहा है, ये ऑनलाइन मोड जो है आपको शैक्षिक वातावरण बनाने में प्रदान कर रहा है। ठंड आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आज ठंड लग रही है, लेकिन उसके बावजूद आप ठीक से पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं? बिल्कुल पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि शैक्षिक वातावरण आपके अनुकूल है, क्योंकि आप अपने रजाई में जहाँ गर्म है वहाँ आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके बैठे हुए हैं और वीडियो को देख रहे हैं। तो यानी यहाँ का वातावरण जो है आपके अनुकूल है, ना ठंड लग रही है ना कुछ हो रहा है, बस आप मोबाइल के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं और आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो हमको जो ऑफलाइन कक्षाएं होती हैं उनमें किस तरह का शैक्षिक वातावरण बनाना चाहिए, उसमें हर प्रकार की समस्याएं होंगी। ठंड के समय में कक्षा के अंदर जब हम सामने सामने जुड़ते हैं तो क्या होता है, ठंड लगती है, गर्मी होती है, शोर होता है, पढ़ाई होती है, कुछ बच्चों के अनुशासन संबंधी समस्याएं होती हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हमको विशेष ध्यान देना पड़ता है, तब जाके हमको शैक्षिक वातावरण का निर्माण कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं कि कुछ बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे जिससे शैक्षिक वातावरण जो हमारा होगा अधिक से अधिक रोचक बनेगा। जैसे हम कह सकते हैं पहले बिंदु पे कक्षा के वातावरण में, कक्षा का वातावरण शैक्षिक चलिए कक्षा का वातावरण बस रहने दीजिए। कक्षा का वातावरण में कुछ बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे, एक एक बिंदुओं को बस चर्चा करते चलेंगे। आपको ऑन स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, लेकिन मैंने ये यहाँ पे लिख दिया कि थोड़ा सा और सुविधा हो जाए, कि जिससे पहले पॉइंट पे आते हैं। इसका पहला पॉइंट है अधिगम को रोचक बनाना। अधिगम को रोचक बनाना, ये अधिगम को रोचक कक्षा शैक्षिक वातावरण के अनुसार, यानी कक्षा का जो वातावरण होगा उसके अनुसार हमको पहला बिंदु क्या है, इसमें हम कह रहे हैं कि अधिगम को रोचक बनाना है। यानी जो भी अधिगम हम कर रहे हैं उसको बहुत रोचक ढंग से कर रहे हैं, यानी हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी सिखा रहे हैं, जो कुछ भी समझा रहे हैं उसको इतना रोचक बना दिया जाए जिससे कहते हैं ना, अरे यार 1 घंटा कब गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। तो ये पढ़ाने की जो शैली होती है, पढ़ाने का जो कौशल होता है, वो उतने रोचक ढंग से पढ़ाते हैं, इतने रोचक ढंग से समझाते हैं कि आपका सारा का सारा ध्यान उन्हीं की तरफ रहता है और उनकी बातों को आप एक टक सुनते रह जाते हैं, समझते रह जाते हैं। कोई थोड़ा बुलाता भी है तो कहते हैं नहीं नहीं बाद में बात करेंगे,
तो आप इतना जुड़ जाते हैं उनसे, आपके बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, क्योंकि वो प्रकरण, वो अधिगम इतना रोचक होता है जिसके माध्यम से आप कहीं भी जाने का प्रयत्न नहीं करते हैं और कब समय गुजर जाता है ये पता नहीं चल पाता। जिससे ये कैसे होता है, कक्षा का वातावरण उसके अनुसार होता है, उनके अनुकूल होता है और वो अपने शिक्षण कौशलों का प्रयोग कक्षा के इस वातावरण में इतने अच्छे ढंग से करते हैं जिससे बालक जो होता है वो सीखने में उसको बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे ढंग से वो सीखता है, जिसके लिए वो प्रकरण चाहे वो अधिगम बहुत ही रोचक होता है। तो प्रकरण को इतना रोचक बना दीजिए कि कक्षा का वातावरण में वो ऑटोमेटिक वो काम करना शुरू करेगा। तो उसके लिए कक्षा का वातावरण ठीक रहेगा तो आपका अधिगम और अच्छे ढंग से होगा। ठीक, तो ये अधिगम को और रोचक बनाना चाहें, प्रकरण को और रोचक बनाना, मतलब जितने अच्छे ढंग से आप शिक्षण कौशलों का, अपने पढ़ाने की शैलियों का प्रयोग करेंगे वो पढ़ाने का और ही मजा आएगा। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट का, सौंदर्य वातावरण का निर्माण। सौंदर्य वातावरण का निर्माण। सौंदर्य वातावरण का निर्माण भाई, आपको सुंदरी नहीं बनाना है, आपको सुंदर नहीं बनाना है। ये काम है शैक्षिक वातावरण का यहाँ पे, कि क्या करना है, सौंदर्य वातावरण का निर्माण, मतलब क्लास का इन्वायरमेंट यानी कक्षा का वातावरण इतना अनुकूल बना दिया जाए कि उस क्लास में पढ़ने के लिए हर एक बच्चा ललायित रहे कि मुझे इस स्कूल में जाना है, मुझे इस विद्यालय में जाना है, मुझे यहाँ पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई कितनी अच्छी होती है, यहाँ के टीचर इतने अच्छे हैं, यहाँ की मैडम इतनी अच्छी है कि जो पढ़ाने में, समझाने में इतने अच्छे ढंग से समझाती है और पढ़ाते लोग हैं कि जिससे किसी भी प्रकार का बच्चे के अंदर भय नहीं रहता है। जब भय नहीं रहता है तो वो जो सीखने की दर होती है उसकी वो बहुत अच्छी होती है। इसीलिए हमको जो कक्षा का वातावरण है हमको इतना मधुर, इतना अनुकूल बना देना चाहिए कि हर एक बच्चा चाहे कि हम इसमें पढ़ें। तो वो क्या होगा, वो वातावरण, इस तरह का सौंदर्य वातावरण का निर्माण करना है। सौंदर्य वातावरण में हमको प्लेवे की भी व्यवस्था कर दीजिए, हमको थोड़ा सा बाग बगीचे के, मतलब बागवानी टाइप की व्यवस्था कर दीजिए, हमको पढ़ने वाला माहौल बना दीजिए, हमको शिक्षक और शिक्षिका इस तरह से दीजिए कि जिससे हमको उनसे कुछ कहने में, चाहे उनको हमसे कहने में किसी भी प्रकार का कोई भय ना हो, यानी भय मुक्त वातावरण हो, जिससे हम अपनी बात बेझिझक कह सकते हैं। इस तरह के वातावरण का हम निर्माण करते हैं और जब कक्षा में इस तरह के वातावरण का निर्माण होता है तो वो कहा जा सकता है सौंदर्य वातावरण का निर्माण, जिससे बालक किसी भी प्रकार की, किसी भी समस्या से, किसी भी प्रकार के वो डरता नहीं और अपनी काम को वो आगे करते चला जाता है। तीसरा है स्पष्ट निर्देशों का पालन। स्पष्ट निर्देशों का पालन। स्पष्ट निर्देश क्या होते हैं भाई? ये स्पष्ट निर्देश क्या होते हैं, ये अगर आप जान रहे हो तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। स्पष्ट निर्देश क्या होते हैं? स्पष्ट निर्देश वे होते हैं जो कहीं न कहीं आपके प्रबंधक के द्वारा, यानी प्रशासन के द्वारा निर्देश दिए गए रहते हैं। आप अगर उस स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे आप सहायक अध्यापक हैं, तो वहाँ से आपको निर्देश मिले होते हैं कि बच्चों को इस तरह पढ़ाना है, बच्चों को इस तरह से समझाना है। आप अपनी ट्रेनिंग दे के आए हैं, ट्रेनिंग में इस तरह से चीज़ों को बताया गया है स्पष्ट तरीके से कि क्लास में जाने के बाद किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को किस तरह से समझाएंगे। तमाम तरह की नई शिक्षा नीतियाँ आती हैं, तमाम तरह के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ आता है, तो उसमें भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का स्पष्ट निर्देशन किया गया रहता है, जिससे आपको पता हो कि एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, एक स्टूडेंट की क्या भूमिका होती है और उस कक्षा को बनाने में स्टूडेंट और टीचर की क्या सहभागिता होती है। ये सारे बहुत तमाम प्रकार के एनसीएफ आए यानी पीआई, आरटीई आया, उसमें ये सारी बातों का स्पष्ट निर्देशन किया गया है कि किस तरह का कक्षा का वातावरण होना चाहिए और उस निर्देशों का पालन होना चाहिए।
क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमको बच्चों का विकास करना है, और जब बच्चों का विकास करना है तो हमको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। जैसे बच्चों को हमको मारना नहीं है, बच्चों को हमको डराना नहीं है, बच्चों को हमको कहीं भगाना नहीं है, बच्चों को हमको जाति धर्म को लेके किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट निर्देशों में ये चीज़ें कही गई हैं, और एक अच्छे टीचर को इसका पालन करना होगा। और पालन कब करेगा वो? जब कक्षा का वातावरण शैक्षिक वो बना लेगा, तो उसमें उसको किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं रहेगा, किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, और सारे नियम कानूनों को वो जानता रहेगा और उसके हिसाब से अपनी क्लास को पढ़ाएगा। क्योंकि वो ट्रेनिंग में भी सीखा है, प्रशासन के द्वारा भी सिखाया जा रहा है, तमाम तरह के वर्कशॉप लगते हैं, तमाम प्रकार के कार्यशालाएं आयोजित हो जा रही हैं, सेमिनार आयोजित हो जा रहा है। तो उसमें आप जाके स्पष्ट निर्देशों का सीखते हैं कि कैसे कैसे बच्चों को और अच्छे ढंग से सिखाया जाता है। तो उन सारी चीज़ों को आप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। उसके बाद बच्चों को आप पढ़ाने शुरू करते हैं कि भाई किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए स्पष्ट जो निर्देश दिए गए रहते हों उनका हमको पालन करना ही होगा। ठीक, अब अगला है कक्षा वातावरण में अनुशासन का महत्व। अनुशासन का महत्व। एक कोई कक्षा है, ये कक्षा है, तो इसमें अनुशासन का क्या महत्व है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम बच्चों को अवगत कराएंगे। क्यों कराएंगे भाई अनुशासन के बारे में? क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी विद्यालय की नींव जो होती है वो अनुशासन ही होता है। अगर उस विद्यालय के अगर अनुशासन ठीक नहीं है तो उसकी बहुत दिनों तक वो विद्यालय चलने वाला नहीं है, बहुत जल्दी उस पर ताला लगने वाला है, बहुत जल्दी वो विद्यालय बंद होने वाला है। तो इसीलिए सबसे पहले किसी भी विद्यालय की जब हम बात करें, उसको चलाने की बात करें, उसको कार्य करने की बात करें, तो सबसे पहले उसमें सबसे स्तंभ की तरह खड़ा हो, एक नींव की तरह खड़ा हो, तो वो अनुशासन ही है। अगर जिस विद्यालय का अनुशासन खराब रहा वो विद्यालय बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगा। तो हमको कक्षा के वातावरण में यानी क्लास में जब जा रहे हैं तो वहाँ के अनुशासन का हमको बच्चों को महत्व बताना है कि अनुशासन में रहना है। अनुशासन का मतलब ये कि आपको डर दुबक के नहीं रहना है। अनुशासन का मतलब ये कि आपसे जो बड़े हैं उनसे प्रेम से बातें करें, विनम्र बातें करें। ठीक, आपसे जो छोटे हैं उनसे भी प्रेम से बातें करें, विनम्र बातें करें। आप जो भी कोई प्रश्न पूछना है बहुत आराम से, बहुत पोलाइटली वे में, यानी आपको किसी भी प्रकार का कोई भय ना हो, आप कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। एक समस्यात्मक रूप में सामाजिक ज्ञान भी आपको हो जाता है कि समाज में जाने के बाद भी आपको उसी तरह का बिहेव यानी व्यवहार हमको मिलता है। तो पापा जी के साथ कैसे बात करना है, भैया के साथ कैसा बात करना है, बहना के साथ बात कैसे, यानी चाहे भैया बड़े हों चाहे भैया छोटे हों, आप उनसे कैसे बात करते हैं। यानी क्लास में जब सीखे रहेंगे अनुशासन के तरीके से सर से कैसे बात करनी है, यानी भैया परिवार के अलावा भी आपके बाहर का कोई मिलता है उससे भी हम कैसे बात करेंगे एक अनुशासन में। कि अगर हमसे उम्र में बड़े हैं तो चाचा, अंकल, ताऊ जो भी आप कह सकते हैं, अगर अपने हिसाब से उनको एक कह के अपनी बातों को उनके सामने रख सकते हैं। और वो अपनी बातों को जब उनके सामने रखते हैं आप, तो वो अनुशासन ही बताता है कि ये बच्चा बड़ा अच्छा है। क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर पहले ही नज़रों में कहा जाता है ना कि पहले ही नज़रों में अगर नहीं वो समझ पाया आपको तो कहेगा मैं उससे मिला था, अच्छा विद्यार्थी नहीं है, मैं उससे मिला था, वो अच्छा विद्यार्थी नहीं है, क्योंकि मैं उससे मिला तो मुझसे ऐसे ऐसे किया। लेकिन इसीलिए कहा जाता है जब किसी से मिलिए तो बड़े एक अनुशासित ढंग से मिलिए जिससे वो और अच्छे ढंग से सीख सके, आपके बारे में जान सके और आप उसको जान सके। तो कभी भी अनुशासन का पालन हर जगह करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लास के बाउंड्री वाल के बाहर चले गए तो वहां से अपना बैग ऐसे फेंके और अच्छे अच्छे वाले गाने गाते गाते निकल लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको अनुशासन का पालन करना चाहिए और कक्षा वातावरण में तो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब कहते हैं कि अनुशासन का पालन करवाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का पालन करवा सकते हैं भाई। हम क्लास में एक मॉनिटर की व्यवस्था करते हैं, जो बड़ा बदमाश होता है उसको कुछ दिनों के लिए मॉनिटर बनाते हैं, उसको भी कुछ जिम्मेदारियां देते हैं जिससे वो एक अनुशासन के तहत बंध जाता है और वो उस कार्य को करना शुरू करता है एक नियम के तहत कि अगर कुछ भी होगा तो सर हम ही से कहेंगे। तो ये कक्षा का वातावरण है कि शिक्षक
इस तरह के अनुशासन का प्रयोग उनसे करवा लेता है जिससे वो सही ढंग से कार्य करना सीख जाते हैं। तो ये कक्षा वातावरण में अनुशासन का महत्व है। ये क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? अगला है छात्रों को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित करना। भाई छात्रों को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित करना। छात्रों को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित करना यानी छात्र के जो भी उद्देश्य हैं उनको सबसे पहले उस कार्य को करने के लिए हमको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि बालक तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा देख रहे हैं ये ज्ञान बड़ा अच्छा है, तुम इस फील्ड में जाओगे, तुम बहुत आगे जाओगे। यानी तुम देखो ये गलत काम कर रहे हो, ये आगे चल के तुमको नुकसान देगा। तो आप इतने अच्छे ढंग से बच्चों को अभिप्रेरित करते हैं जिससे जो भी बच्चों का लक्ष्य है कि हमको अच्छा बनना है, समाज में अच्छा नागरिक बनना है, हमको नौकरी लेनी है, हमको समाज सेवा करना है, हमको नेता बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, इस सारी चीज़ों के लिए छात्रों का एक एक उद्देश्य बनाइए और जो छात्र जिसके अनुकूल हो, जिस फील्ड में जाना चाहता हो, उसके लिए छात्रों को हम अभिप्रेरित करते हैं और बताते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे कैसे तुम इस जो भी चीज़, जैसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर को बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई करनी होगी। किस माध्यम से? बायो फील्ड से। तो जब बायो फील्ड से हम पढ़ के आगे जाते हैं तो डॉक्टरी वाला फॉर्म भर सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर के लिए एक प्रवेश परीक्षा होगी, उस परीक्षा को हम देंगे, उस परीक्षा को पास होंगे, उसके बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होने के बाद हम जाके किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में चाहे एम्स में हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्या होगी, आप एक मोटिवेशन के द्वारा आप बता सकते हो कि तुम देखो बायो में बड़े अच्छे हो, ज़बरदस्ती का मैथ ना पढ़ो। कुछ लोग होते हैं दिखावे के लिए कि मेरा मित्र जो है वो मैथ पढ़ रहा है, मुझे भी मैथ पढ़ना चाहिए। तो मित्र क्या करता है भाई, मित्र तो ज़बरदस्ती जब उसका तो वो है, उसकी हॉबी है, उसको अच्छा लग रहा था पढ़ने में, आप काहे मित्र के लिए जान देने जा रहे हैं भैया। आपको जब बायो पसंद है और आपका मित्र को मैथ पसंद है तो उसको मैथ पढ़ने दीजिए, वो अपने रुचि के अनुसार पढ़ रहा है, आप अपने रुचि के अनुसार पढ़िए। लेकिन क्या करते हैं, वहाँ पर मित्रता निभाते हैं और मित्रता निभाने के चक्कर में आप, वो मैथ में बड़ा अच्छा है तो आप भी ज़बरदस्ती का मैथ लेके पढ़ना शुरू करते हैं। वो पढ़ के इंजीनियर बन जाता है और आप पढ़ के वो चीज़ जो करना चाहते थे वो नहीं बन पाते क्योंकि आपकी रुचि दूसरी थी, लेकिन एक मित्रता निभाने आप चले गए। तो इसके लिए भी टीचर को अभिप्रेरित करना चाहिए कि जिससे वो अलग अलग फील्डों का चयन करें, कि जिससे वो ये ना ज़बरदस्ती का कोई चुन ले कि नहीं भैया हमारा मित्र है वो पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ेंगे। तो ज़बरदस्ती का ना पढ़ें, एक आराम से पढ़ें। उसके लिए शिक्षक को उसको बताना चाहिए कि तुम्हारा ज्ञान देखो इसमें अच्छा है, तुम अच्छे डॉक्टर बनोगे तो भी साथ रह सकते हो, आगे चल के साथ रह सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक ठीक, कोई कंफ्यूजन इसमें? किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताएं। अगला है वांछित व्यवहार पर पुनर्बलन देना। वांछित व्यवहार पर पुनर्बलन देना। भाई वांछित व्यवहार क्या है? वांछित मतलब जो घटनाएं घट रही हैं, जैसा आप व्यवहार कर रहे हैं उसके अनुसार हमको पुनर्बलन देना चाहिए। यानी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमको बताना चाहिए कि बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत आगे जाओगे तुम ये काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये समाज के लिए भी अच्छा है, तुम्हारे लिए भी अच्छा है, तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा है, तुम्हारे नाम प्रतिष्ठा सब कुछ आगे बढ़ेगा जो भी कार्य कर रहे हो। यानी वांछित व्यवहार पर हमको पुनर्बलन देना ही देना चाहिए, जिससे बालक वो क्या करे, उस कार्य को आगे बढ़ चढ़ के और ज़्यादा करे।
तो वांछित व्यवहारों पर पुनर्बलन, हाँ गलत काम करता है तो उस पर भी पुनर्बलन दी कि देखो बेटा ये काम करोगे आगे चल के तुमको ये समस्याएं होंगी और इससे आपका नाम खराब होगा, आपके परिवार का नाम खराब होगा, आपके समाज में नाम खराब होगा। तो जितने भी कार्य होते हैं उसके लिए हमको पुनर्बलन देना चाहिए, जिससे बालक को सही गलत की पहचान हो सके, जिससे पुनर्बलन के माध्यम से हम उसको गाली नहीं देंगे, उसको डांटेंगे नहीं। पुनर्बलन का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसको गाली दे दूँ, उसको डांटूँ, ना, उसको एक तरीके से समझाया जाए कि बेटा देखो ये काम करो, चोरी करना गलत बात है, आगे भी चोरी करोगे इसके लिए तुम्हें जेल होगी, फिर परिवार के लोग परेशान होंगे, तुमको जेल से फिर बाहर आओगे, समाज में प्रतिष्ठा, तुमको चोर चोर लोग कहेंगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम उसको अवगत कराएंगे कि ये चीज़ें गलत है। आप अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छा के लिए बताएं, देखो तुम कितनी अच्छी बातें कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे टीचर बनोगे, बहुत सारे सब्जेक्ट तुम देख रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हो, तुम्हारे बोलने की शैली, तुम्हारी कुछ कहने की शैली, तुम्हारे समझाने की शैली बहुत अच्छा है, तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और आगे भी अच्छा इसका परिणाम तुमको मिलेगा। तो ये वांछित व्यवहारों पर हमको पुनर्बलन की बात हो गई। ठीक, किसी को कोई कन्फ्यूजन, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बात करें कमेंट के माध्यम से। किसी को कोई कन्फ्यूजन तो आगे बढ़े। अच्छा ठीक, आगे कक्षा वातावरण में छात्रों की सहभागिता स्वीकार करें। ये केबीएस में देखिए ये सारे पॉइंट में कई विगत वर्षों के प्रश्नों से मैंने उठा के ये पॉइंट का निर्माण किया है। कई सारे विगत वर्षों के प्रश्न हैं जो ये आपको पॉइंट में दिख रहा है ना, तो इस चीज़ों को जरूर ध्यान दीजिएगा। ये जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं कहीं न कहीं किसी न किसी वर्ष में ये पॉइंट पूछे गए हैं और उनको मैं एक स्थिरता से रख ले रहा हूँ, जिससे आपका एक ही बार में कक्षा वातावरण का सुपड़ा साफ हो जाए, जिससे आपको कोई दिक्कत ही ना हो। तो ये सारी चीज़ें। 7वां पॉइंट है कक्षा वातावरण में छात्रों की सहभागिता स्वीकार करें। यानी कक्षा वातावरण में छात्रों की जो सहभागिता, यानी हम पढ़ा जब रहे हैं आपको, तो आप क्या उसी रूप में पढ़ रहे हैं? ठीक, पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारी और आपकी सहभागिता नहीं है। अब बच्चा कुछ प्रश्न पूछ रहा है तो हम उसको डांट दे रहे हैं, तो ये भी सहभागिता नहीं है। तो हमको बच्चों के साथ सहभागिता लेनी है, यानी कक्षा का जो वातावरण है वो सहभागी बनाना है। यानी हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो आप उसका उत्तर दीजिए, चाहे नहीं आ रहा है तो बताइए। फिर बच्चे का मन में कोई शंका है प्रश्न को लेके, तो वो हमसे प्रश्न करता है तो टीचर का कर्तव्य होता है कि उसका जवाब दे। ठीक, तो वो क्या है, एक तरह की सहभागिता है कि हम बेझिझक के अपने प्रश्नों को सर से पूछ ले रहे हैं और सर जो है हमारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अगर बालक को नहीं समझ में आ रहा है तो हम कहते हैं ना कि कमेंट के माध्यम से बताइए। तो क्लास में आप क्या कहते हैं, किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बताए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रश्नों के उत्तर को एक बार और बता दूंगा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये सहभागिता होती है। बच्चों से आप कोई प्रश्न कर रहे हैं और बच्चे उसका उत्तर दे रहे हैं, तो क्लास का जो वातावरण है वो सहभागिता के रूप में स्वीकार करना है। अगर हम स्वीकार तभी कर पाते हैं जब हम कक्षा का वातावरण, शैक्षिक वातावरण बना लेते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। हमको बच्चों से प्रश्न करने में और बच्चों से उत्तर लेने में, बच्चों को भी प्रश्न करने में, हमको उत्तर देने में, अगर हमको कोई जब दिक्कत नहीं हो रही, यानी कक्षा का वातावरण जो है बहुत ही अनुकूल है, बहुत ही अच्छा है, जैसे शैक्षिक वातावरण का निर्माण हो चुका है। जब सहभागिता एक तरफ से दूसरे तरफ होगी तो समझ लीजिए कक्षा का वातावरण का निर्माण हो चुका है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बच्चों के सर्वांगीण विकास का प्रयास करना चाहिए। बच्चों के सर्वांगीण विकास का प्रयास करना चाहिए। सर्वांगीण विकास भाई क्या, क्योंकि हम शुरू से लेके लास्ट तक जितने भी NCF आए होंगे, चाहे जितने भी एजुकेशन पॉलिसी आई है,
ठीक, उसमें सारी चीज़ों को एक जोड़ बना के रखा गया है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। तो सर्वांगीण विकास कैसे होगा, तो हमको उसके लिए प्रयास करना होगा। प्रयास किस प्रकार से, हम बच्चों को जानें, हम बच्चों को समझें, बच्चों को क्या सीखना चाहते हैं, बच्चों को हम किस तरह सिखा सकते हैं, हम अपनी स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम अपनी स्किल को डेवलप करके उन बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, बच्चों को किस में सीखने में ज़्यादा रुचि है, किस माध्यम से सीखने में ज़्यादा रुचि है, ये सारी चीज़ें जान के ना हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। अगर बच्चा पहले से ही डरा सहमा रह रहा है, आपसे प्रश्न पूछने में डर रहा है, कोई विद्यालय आने में रो रहा है, तो ये सारी समस्याएं समझ लीजिए उसके कहीं ना कहीं सर्वांगीण विकास में बाधक बनेंगी ही बनेंगी। तो आप इसको क्या करेंगे, उस सारे भय को उस बालक को पढ़ने के लिए मोटिवेट करना है, बालक को समझाना है और उसके लिए हर प्रयास करना है जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। भले से टीचर को क्यों ना अपने आप में परिवर्तन करना पड़े, बच्चों के लिए ये टीचर का कर्तव्य है। हमने बस एक ही शिक्षण स्किल पढ़ी, बस उसी पर रटाए पढ़ाए जा रहे हैं, तो ये टीचर इस तरह से कभी विकास नहीं कर सकता है बच्चों का। इसके लिए हमको जो भी बन पड़ता है, हमको अपने में चेंजेस करना हो, हमको अपने शिक्षण कौशलों में चेंज करना हो, हमको अपने व्यवहार में चेंज करना हो, हमको अपने अनुशासन में चेंज करना हो, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है, तो वो सारे के सारे कार्य हम करेंगे जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक, किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार और बता दें। ठीक, विद्यार्थी व अध्यापक के बीच अंतःक्रिया के द्वारा प्रोत्साहित करना। ये देखिए 9वां पॉइंट क्या कह रहा है, विद्यार्थी व अध्यापकों के बीच अंतःक्रिया के द्वारा प्रोत्साहित करना। यानी हम बालक से जो कुछ कह रहे हैं, बालक को जो भी कुछ समझा रहे हैं, बालक हमसे जो कुछ कह रहा है, बालक हमको जो भी कुछ बता रहा है, हम उसको पढ़ने के लिए बता रहे हैं, बालक पढ़ने में रुचि ले रहा है, बालक को हम बताते हैं तुम यहाँ तक क्या पढ़ लिए, बालक ने कहा हम यहाँ तक पढ़ लिए, हमने कुछ उससे प्रश्न किए, बालक ने उसका कुछ उत्तर दिया, जिससे क्या हो रहा है, इससे लग रहा है कि विद्यार्थी और अध्यापक के बीच अंतःक्रिया प्रॉपर रूप में चल रही है। और जब अंतःक्रिया जब बहुत अच्छे ढंग से चलेगी तो वो उसके द्वारा हम क्या करेंगे, प्रोत्साहित करते, बेटा कल मैंने तुमको ये काम दिया था तुम कर लिए। स्टूडेंट कहता हाँ सर मैंने कर लिया, तो कॉपी दिखाओ, चाहे मौखिक रूप में मैंने जो पूछा था मौखिक रूप से उत्तर दो। तो जो जिस तरह से उत्तर देता है उसके हिसाब से उत्तर सही रहता है, बहुत अच्छा रहता है, या बालक उस उत्तर को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया रहता है, तो हम उसके लिए प्रोत्साहित करते हैं कि बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा बेटे, तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है और तुम बहुत आगे जाओगे। इसके लिए ये क्या होगा, विद्यार्थी और अध्यापक के बीच अंतःक्रिया होनी चाहिए। और जब अंतःक्रिया होगी तो उससे हम बालक को प्रोत्साहित कर सकते हैं। प्रोत्साहित कैसे करेंगे, जब कक्षा का वातावरण एकदम बिल्कुल अनुकूल हो, बिल्कुल समझाने योग्य हो। ये नहीं कि यहाँ क्लास में पढ़ा रहे हैं बाहर डीजे बज रहा है, तो ये इस तरह से तो पढ़ाई नहीं हो सकती। हमको एक अनुकूल माहौल बनाना है और उस अनुकूल माहौल के लिए विद्यार्थी और अध्यापक के बीच अंतःक्रिया बहुत जरूरी है, जिससे हम उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। बिल्कुल, अंतःक्रिया का मतलब ये हमारे और आपके बीच की जो वार्तालाप होती है, इंटरेक्शन होता है, वार्तालाप होती है, यानी हम आपसे बहुत नॉर्मली ढंग से प्रश्न पूछते हैं और आप उतने ही सहज ढंग से, किसी भी प्रकार के डर नहीं, किसी भी प्रकार का भय नहीं, किसी भी प्रकार का आरोप नहीं, एकदम आराम से आप प्रश्नों का उत्तर अपने मन से देते हैं, वो अंतःक्रिया होती है। और अंतःक्रिया जब एक दूसरे के सहभागिता रूप में करेगी ना, जब एक दूसरों के साथ अच्छे ढंग से करेगी ना, तो बालक क्या होगा, बालक का यहाँ पे बिल्कुल विकास होना तय है। ठीक ठीक, किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं।
बच्चों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। भाई बच्चों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, इसमें क्या कह रहा है भाई, जो ज्ञान हम कक्षा के वातावरण के अंदर दे रहे हैं क्या वो ज्ञान बाहर के जीवन के लिए उपयोगी है? अगर वो ज्ञान बाहर के जीवन के लिए उपयोगी नहीं है तो उस कक्षा के वातावरण में यानी उस क्लास में हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो निरर्थक है। यानी हमको जो बालक को पढ़ाना है, जो बाहरी जीवन यानी जो उसके जीवन में वो ज्ञान काम आ सके, वो ज्ञान हमको देना है। ऐसा नहीं है कि बस हम उसको अलग तरीके का ज्ञान दें जो उसका किसी भी प्रकार का आगे चल के उपयोगिता ना हो। बाहरी जीवन से जोड़ने का मतलब ये है कि हमको उसको अनुशासन संबंधी बातें बतानी है, हमको बालक को सामाजिकता का ज्ञान देना है, बालक को हमको नैतिकता का ज्ञान देना है, बालक को हमको बौद्धिकता का ज्ञान देना है, बालक को हमको एक सहभागिता का ज्ञान देना है, जिससे हम यहाँ पढ़ने के बाद समाज में जाएं, जिससे हमारा समाज के साथ अंतःक्रिया जब हो तो उसके साथ हम एडॉप्ट कर लें, यानी अनुकूलन समाज के साथ हमारा बन जाए और समाज में हम बहुत अच्छे ढंग से रह सके, एक सभ्य नागरिक बन के लोग कहें कि बड़ा अच्छा ये हैं, ये फलाने बहुत अच्छे हैं, ये बात करने में बड़े अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं, बहुत अच्छे ढंग से अपने कार्य को करते हैं। तो वही ज्ञान है कि जब हम बच्चों को इस तरह का ज्ञान देंगे कि जिससे वो ज्ञान बाहर चल के मतलब कुछ समय के बाद जब विद्यालय से ये कॉलेज की पढ़ाई जब खत्म होगी तो ये जब समाज में अपने कार्य को करने जाएंगे तो उस समाज के साथ क्या अनुकूलन बैठा पाएंगे। जब उस समाज वो ज्ञान समाज के अनुकूलन के साथ वाला भी होना चाहिए, जिसमें सामाजिकता, नैतिकता, व्यवहारिकता, आचरण संबंधी जितने भी ज्ञान होते हैं वो सारे के सारे ज्ञान हमको देना है, जिससे बच्चों को ज्ञान को हम बाहरी जीवन से जोड़ सकें। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। पाठ्यक्रम को जीवन से जोड़ना, जीवन से जोड़ना। भाई पाठ्यक्रम एनसीईआरटी सिलेबस जो तैयार करती है, एनसीईआरटी जब भी सिलेबस तैयार करती है तो वो कहती है कि वो सिलेबस मैं उसी सिलेबस को तैयार करूँगी जो जीवन से जुड़ा हो, यानी इस पढ़ाई का कहीं न कहीं सार्थकता हो, कहीं न कहीं इस पढ़ाई की उपयोगिता हो, इस पढ़ाई को पढ़ने के बाद बालक के अंदर समझ विकसित हो इस पढ़ाई को पढ़ने के बाद बालक के अंदर समझ विकसित हो और वो अपना अच्छा बुरा जान सके। जब वो अपना अच्छा बुरा जान सकता है तो इस पाठ्यक्रम में वो सारी चीज़ों को मैं लागू करता हूँ और पाठ्यक्रम में मैं वही चीज़ें रखूँगा जिससे बालक का बाहरी जीवन में किसी भी प्रकार से रहने से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, उसमें उस तरह के पढ़ाई गई रहे, समझाई गई रहे, जिससे पाठ्यक्रम को पढ़ाने में समझने में बालक को और आसानी हो जाए, जिससे इसको आगे चल के उसका लाभ मिले। ठीक, किसी को और कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। सुनिश्चित नियमों को निष्पक्ष ढंग से लागू करना। ये क्या हो रहा है भाई? सुनिश्चित नियमों को निष्पक्ष ढंग से लागू करना है, यानी जितने भी नियम शिक्षक के लिए बनाए गए हैं वो नियम हमको कक्षा में लागू करना है। ऐसा नहीं है कि उस नियम को हम लागू ना करें और अपनी मनमानी करते रहें। जैसे कह सकते हैं सुनिश्चित नियमों का मतलब हम किसी धर्म जात के आधार पर किसी भी छात्र से भेदभाव नहीं करेंगे, हम किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कार्य के लिए डांटेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, गाली गलौज नहीं करेंगे। हम उसको सिखाने के लिए
हर प्रकार से तत्पर रहेंगे। हम बच्चों को अनुशासन का भी पाठ पढ़ाएंगे, बच्चों को हम नैतिकता का भी पाठ पढ़ाएंगे, बच्चों को हम सामाजिकता का भी पाठ पढ़ाएंगे। यानी हमारे लिए कितने दिनों की कक्षा चल रही है, एक सिलेबस को हम कितने अच्छे ढंग से, कितने जो समय बताया गया उस समय के अंदर हम कैसे पूरा कर ले रहे हैं, तो वही सुनिश्चित नियम है। जैसे RTE में सन 2009 में नियम विधान किए गए हैं, NCF में जो नियम के विधान किए गए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो नियम विधान किए गए हैं, उन सारे नियमों का हम पालन करेंगे, वो भी एक निष्पक्ष ढंग से। हम किसी भी प्रकार का क्लास में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, और जब बिना भेदभाव किए बगैर हम पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। ये नहीं कि फलाने तुम इस गांव के इलाके से आए हो तो हम तुमको नहीं पढ़ा पाएंगे, तुम नहीं पढ़ने लायक हो, तुम शहर के पृष्ठभूमि से हो तो बहुत तेज हो। हम क्लास में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, यानी हम निष्पक्ष बने रहेंगे। चाहे बालक गाँव की पृष्ठभूमि से हो, चाहे शहर के, चाहे कबीले से, चाहे बस्ती से, किसी भी पृष्ठभूमि से वो बालक आ रहा है, हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे और निष्पक्ष ढंग से उसको लागू करेंगे। ठीक, कोई कन्फ्यूजन? और लास्ट है बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था। बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था। भाई बच्चों को पढ़ाने के लिए, कक्षा में पढ़ाने के लिए, बैठने के लिए उचित स्थान का हमको निर्माण करना पड़े, यानी हमको उसके लिए कुर्सी एक लगवाना पड़ेगा जिससे बालक उस कुर्सी पे बैठे, एक बेंच की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे बेंच पे वो बैठे। अगर गर्मी का समय है और स्कूल में लाइट की व्यवस्था करनी होगी कि जिससे गर्मी के समय में पढ़ाई हो तो बच्चों को गर्मी ना लगे। ठंड के समय में क्या हो, उस तरह के रूम हीटरों की भी व्यवस्था की जाए जिससे बच्चों को ठंड ना लगे। साफ़ सफाई की व्यवस्था देखी जाए कि बालक कोई गंदे माहौल में ना बैठे, कोई गंदी चीज़ों के पास आसपास ना बैठे, तो विद्यालय का जो साफ़ सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक, तो बैठने के लिए बच्चों को एक समुचित व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें फर्नीचर अच्छे क्वालिटी का हो। अब तो देख रहे हैं मिड डे मील की जो व्यवस्था चली है उस तरह की भी व्यवस्था, मिड डे मील की अच्छे, मिड डे मील में जो भोजन बन रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी के जो मेनू सरकार के द्वारा बनाए गए हैं वो मेनू के अनुसार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, जो भी उसके आसपास की गंदगी है उसको हटाया गया है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ों को हमको ध्यान देना है। बच्चों को बैठने के लिए जो व्यवस्था हो बहुत ही अच्छे क्वालिटी की हो जिससे उनका पढ़ने में मन लगे। ये नहीं कि बगल में कूड़ा फेंका हो, जैसे इस रूम के जस्ट बाहर कूड़ा फेंका हो और वहाँ से बदबू आ रही हो, आ रही है तो पढ़ने में उतना अच्छा मन नहीं लगेगा, यानी कक्षा का वातावरण पढ़ाई के अनुकूल नहीं होगा। तो ये चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा कि जिससे छात्रों के बैठने की जो समुचित व्यवस्था हो एक पढ़ाई के माहौल में, जिनको उनसे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना। कोशिश करिए कि रूम जो हो साउंड प्रूफ हो, किसी भी प्रकार की बाहरी आवाज़ उस क्लास रूम में ना आए। तो ये पढ़ाने का बड़ा अच्छा माहौल रहेगा जिससे हम बच्चों को कुछ पढ़ाएंगे वो चीज़ें उस रूप में सुनेंगे और बच्चे अपना उत्तर देंगे। ठीक, तो ये बच्चों की बैठने की समुचित व्यवस्था के बारे में है। तो ये अभी तक कक्षा के वातावरण का मैंने जितने भी KBS में प्रश्न आए हैं अभी तक उनसे मैंने निचोड़ निकाला और इन निचोड़ निकालने के बाद इन पॉइंटों को मैंने नोट कराया। इन पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक कक्षा के वातावरण का जो टॉपिक होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे आपका KBS जो है वो बहुत अच्छे ढंग से निकल जाएगा। CTET वाले भी इसका विशेष ध्यान देंगे जो भी पेपर देने जा रहे हैं। CTET में भी इस चीज़ों का कहीं ना कहीं जिक्र है और ये चीज़ें आपको क्लास में वन लाइनर प्रश्न में पूछे ही जाते हैं, तो इस चीज़ों का भी ध्यान देंगे। अन्य जो शिक्षण के जो भी क्लास चलते हैं मतलब उसमें भी ये चीज़ें आपको लागू करनी है। तो आई होप ये क्लास आपको कक्षा का वातावरण, क्लासरूम इन्वायरमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार और रिक्वेस्ट है उनसे कि हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और लोगों तक वीडियो को भेजें जिससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे और KBS का जो पेपर है उसका सुपड़ा साफ कर दें, एक ही बार में क्रैक कर दें। धन्यवाद।